साथियों, अब मैं आप लोगों के सामने सेट नंबर 5 लेकर के आया हूं और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को बनाना है। इसमें से बहुत सारा प्रश्न जो है आप लोगों को परीक्षा में आ सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामना और इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, अलबरूनी, अफीफ, इब्न बतूता। महमूद गजनी जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सभी बार यह सफल भी हुए थे, और इनके साथ जो आए थे वह हैं अलबरूनी। प्रसिद्ध विद्वान थे अलबरूनी साथियों, और इन्होंने किताब उल हिंद की रचना किया था, जिसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें भारत की सभी अवस्थाओं के बारे में, संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा जो है वह किया गया है। तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया गया। इतना महत्वपूर्ण पुस्तक था। और ई.सी. सचाऊ, ई.सी. सचाऊ ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? चोल राज्यकाल, गुप्त राज्यकाल, सातवाहन राज्यकाल, विजयनगर राज्यकाल। ये सायन जो हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। माधव विद्यारण्य के यह भाई थे, और माधव विद्यारण्य जो हैं वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। तो आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था, तुगलक वंश के शासक मुहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो यही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। सर्व एक शब्द है, कर लगाया जाता था, किस पर लगाया जाता था यह पूछा जा रहा है। व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। तो यह आपको बताना है साथियों। इसको हक ए सर्व भी कहते हैं। यह एक सिंचाई कर था, और फिरोज शाह तुगलक के समय में यह कर जो है वह लगाया गया। इसलिए भी लगाया गया कि फिरोज शाह तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया गया था। नहर का निर्माण सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने कराया, यह एक अलग प्रश्न है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। हक ए सर्व नामक कर जो है वह उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। 4 नंबर क्वेश्चन, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इबादत खाना, जिसको पूजा घर भी हम लोग सरल शब्दों में समझने के लिए कह सकते हैं, जहाँ पर धार्मिक विचार विमर्श जो है वह किया जाता था। औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज तुगलक। तो साथियों, फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना का निर्माण जो है वह अकबर के द्वारा कराया गया था, और इसी में सभी धर्मों के लोग आते थे और उनसे विचार विमर्श जो है वह किया जाता था। यही हम लोगों का जो है वह आंसर हो जाएगा। 1575 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण, और 1578 में इबादत खाना का दरवाज़ा जो है वह सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। साथियों देखिए, सभी धर्मों के लिए पहले यहाँ इस्लाम धर्म के लोग जो हैं वह आते थे। 1575 में जब इसकी स्थापना हुई,
और 1578 में सभी के लिए इसको खोल दिया गया था। तो यह ध्यान में रखिएगा। अकबर ने दीन इलाही की भी स्थापना 1582 में किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। तो 5 नंबर का आंसर जो है वह हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। यह दिल्ली में स्थित है और मीरक मिर्जा गियास जो इसका वास्तुकार था और हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में इसका निर्माण जो है वह किया गया था। यही मकबरा फारसी और भारतीय वास्तुशैली का उदाहरण है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? सर टॉमस रो, वास्को डी गामा, हॉकिंस, जॉब चार्नक। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस इनको कहते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस। यह 1608 में गए और आए और 1611 में यहाँ से प्रस्थान किए। जहांगीर के दरबार में यह आए थे ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के। जहांगीर ने इनको 400 का मनसब और खान की उपाधि भी प्रदान किया था। साथियों, यह फारसी भाषा का बहुत बड़ा ज्ञाता था, इसीलिए इसको भेजा गया था। दूसरे यात्री जो थे वह सर टॉमस रो थे। हॉकिंस के बाद यह दरबार में आए थे। तो यहाँ आंसर जो है सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो बाबर की मातृभाषा जो थी वह तुर्की थी, लेकिन मुगल काल की दरबारी भाषा जो थी वह फारसी था, पर्शियन। तो सी यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना किया था, जिसमें अनेक भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया जाता था। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कोलकाता या कलकत्ता, चार्ल्स आयर, सर थॉमस रो, गेराल्ड अंगियार, विलियम नॉरिस। तो आपको यहाँ आंसर बतलाना है। चार्ल्स आयर यह नहीं थे, सर टॉमस रो यह तो यात्री थे जो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, गेराल्ड अंगियार यह भी नहीं थे। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कोलकाता के संस्थापक थे जॉब चार्नक। यही इनका नाम था, जॉब चार्नक। तो इन्होंने सूतानाती, कोलिकाता और हुगली के नज़दीक जो है 1200 रुपये में इस क्षेत्र को खरीद करके और उसी को मिला करके कलकत्ता शहर की स्थापना जो है 1698 में किया था साथियों। और इसकी घेराबंदी करा दिया गया, तब इसका नाम जो है फोर्ट विलियम रख दिया गया। और इस फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष जो थे वही चार्ल्स आयर थे। तो यहाँ आंसर आप डी दीजिएगा, जॉब चार्नक यहाँ आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह बतलाना है आपको, सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो इसमें बी सही है, सी सही है, डी भी सही है। गलत जो है वह ए है। ए जो है वह यहाँ पर आंसर नहीं होगा। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना किया। वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है। तो आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, यह सही नहीं है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण जो है वह किया था, यह सही है। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ये सही नहीं है। आधुनिक कोच्चि कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, यह भी सही नहीं है। तो बी यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में 1663 में फोर्ट विलियम्स का निर्माण जो है वह कराया था। एक 11 नंबर क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण में नील आंदोलन का बिल्कुल ही सजीव वर्णन किया गया है। यह एक नाटक ग्रंथ था और बंगाल के क्षेत्र में जो नील आंदोलन चलाया गया था उसी पर आधारित इस पुस्तक को लिखा गया है। दीनबंधु मित्र ने इस पुस्तक की रचना जो है वह किया था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगर विद्रोह पर, तालुकदारों के विद्रोह पर आनंद मठ। साथियों, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था और इसी आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत वह लिया गया है और इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन जो है वह किया गया है। तो यही आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। साथियों, चर्चा हम लोग कर रहे थे और यह जो है सन्यासी विद्रोह होगा, बंगाल के क्षेत्र में चलाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि है कोलकाता, पटना, ब्रिस्टल, इंग्लैंड, कनाडा। तो हमने बहुत पहले वाला सेट में इसकी चर्चा किया था और आप लोगों को याद भी होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था और वहीं पर 1833 में इनकी मृत्यु हो गई ब्रिस्टल में और इनकी समाधि
इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। तो 13 का सी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, बहुदेववाद पर। 14 का आंसर आपको देना है। तो साथियों यहाँ पर एक देववाद, इसको एकेश्वरवाद भी कहते हैं। विकल्प में अगर एकेश्वरवाद दिया रहता वह भी जो है वह सही होता। एकेश्वरवाद की उपासना और मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ जवाब देना होगा, चूंकि यह गरम दल के नेता थे और गरम दल के नेता तीनों थे, बिपिन चंद्र पाल भी थे, तिलक भी थे, अरविंद घोष। उग्रवादी इन लोगों को कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15 का। 15 का आंसर साथियों यहाँ पर बी नहीं होगा। 15 का आंसर जो है वह बाल गंगाधर तिलक, बी हो जाएगा 15 का यहाँ पर आंसर। इन्होंने ही कहा था भीख मांगने वाली संस्था। इन्होंने यह भी कहा था कि मेढक की तरह साल में एक बार टर्राने से कुछ भी नहीं होगा। जो कांग्रेस की बैठक होती थी उसके संदर्भ में इन्होंने कह दिया था। तो यहाँ जवाब आपको मिल गया। और इन्होंने ही गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना भी किया था। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया था तिलक ने। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में। तो साथियों राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उदारवादी काल, जो 1885 से लेकर 1905 तक चलता है। और यहाँ पर उदारपंथी विचारधारा के लोगों का वर्चस्व था, जिनको नरमपंथी भी कहते हैं, उदारवादी भी कहते हैं। और 1906 से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो लाल बाल पाल का नाम आ जाता है। यह लोग गर्मपंथी थे या उग्रवादी विचारधारा के थे। तो आंसर जो है यह हो जाएगा 1919 तक। और फिर 1919 से गांधी युग की शुरुआत होती है। किसी किसी पुस्तक में 1918 से 1948 दिया हुआ है गांधी युग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? 1913, 1914, 1915। यह आपको जवाब देना है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में समझौता हुआ। लखनऊ समझौता के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इसी समझौता के तहत सांप्रदायिकता की बात को कांग्रेस ने मान लिया, जो आगे चल कर के देश विभाजन का भी कारण बन गया। 18 नंबर क्वेश्चन, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बिसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम काबा,
फिरोज शाह मेहता। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी अधिवेशन में अतिवादियों एवं उदारवादियों, अतिवादी मतलब गर्मपंथी, उदारवादी भी, उग्रवादी भी इसको कहते हैं, और इन दोनों को मिलाने के कार्य में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी योगदान किया था। तो चूंकि यहाँ तिलक का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए आंसर जो है ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। चूँकि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल, और फिर 1916 में पुनर्मिलन होता है। तो यह ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ और बनता है जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। कांग्रेस लीग जो समझौता हुआ था 1916 में, यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाए थे उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने निभाया था, और यह कांग्रेस के पुनर्मिलन की बात कही जा रही है। तो इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो वही आंसर साथियों यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, गोखले ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने, तो आंसर जो है वह बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन हम लोग इसलिए शामिल किए हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर जो है वह गलत यहाँ पर नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 20, यह सुमेल करने वाला क्वेश्चन है साथियों। तो सुमेल करने का क्वेश्चन में फ़ायदा यह होता है कि एक साथ आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर और उसका आंसर जो है वह मिल जाता है। जैसे एक तरफ राशि दिया हुआ है और उसके तरफ मात्रक दिया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ मिलाना है क्षेत्रफल, धारिता, विद्युत आवेश, विद्युत चालकता। तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, धारिता का फैराडे होगा, विद्युत आवेश का कूलम्ब होगा, और विद्युत चालकता का सीमेंस होगा। तो यह ABCD 1 2 3 4 ए इसका आंसर हो जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिला, त्वचा की बीमारी और वृद्ध। जेरेंटोलॉजी जो है जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है वृद्धजनों की। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक कॉपी नहीं है? गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग उटान। तो इसमें आप लोगों को जवाब देना है 22 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर आंसर जो है वह लंगूर हो जाएगा। सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कॉपी प्राणी जगत में होमोनोइडा महापरिवार का सदस्य। लंगूर कॉपी वर्ग में नहीं बल्कि बानर वर्ग में शामिल किया जाता है, और तीनों जो हैं वह कॉपी वर्ग से हैं, गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंग उटान। 23 नंबर क्वेश्चन, लौंग है तना की गांठें, जड़ की गांठें, बंद कलियां, बीज। मैंने लौंग किससे तैयार होता है यह यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको जवाब देना है यहाँ पर लौंग जो है वह बंद कलियां हैं। सी यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा। लौंग का वानस्पतिक नाम जो है साइजियम एरोमेटिकम, साइजियम एरोमेटिकम है इसका बायोलॉजिकल नाम, और यह मिरिटेसी कुल के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है।
24 नंबर क्वेश्चन, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। किसके कारण यह तीखी होती है? रिसिन, कैरोटीन, एरिकोलिन, कैफियाल। अब आपको यह आंसर बताना है। तो साथियों, यहाँ पर चारों में से कोई आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लाल मिर्च में उपस्थित कैप्सेसिन, कैप्सेसिन कैप्सेसिन के उपस्थिति के कारण यह तीखी हो जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंभक, कोशित, पूर्ण कीट। तो 25 नंबर का जवाब आपको देना है। और रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में, जिसको प्यूपा कहते हैं, कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। तो आंसर यही हो जाएगा, कोशित, प्यूपा जिसको कहते हैं। 26, रक्त होता है एक संयोगी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, सहसंयोजक, सम उपकलित। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा। यह एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक के रूप में उपस्थित होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। इसका जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह शरीर के समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। अगर मास्टर ग्रंथि भी पूछा जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, प्लीहा। प्लीहा को तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो 28 नंबर का आंसर आप दीजिए। और 28 नंबर का आंसर जो है वह प्लीहा होगा, तिल्ली। साथियों, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ के कारण जो है होता है, और इसकी वाहक जो है मादा एनीफिलीज मच्छर होती है। तो यही आंसर हो जाएगा प्लीहा। स्प्लीन भी इसको कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता का कारण होता है ई कोलाई, सैल्मोनेला बैसिलाई, एसिडोमोनास कैंडिडा। भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है, किसके कारण, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सैल्मोनेला बैसिलाई नामक बैक्टीरिया के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। बी आंसर हो जाएगा, यह बैक्टीरिया का रूप है। 30 नंबर क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है? आपको बताना है 200 से 900 nm के बीच, 250 से 850 nm के बीच, 300 से 800 nm के बीच, 390 से 780 nm के बीच। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 30 का जवाब होगा 390 से 780 के बीच। यही इसका आंसर जो है वह हो जाएगा।
31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक कह रहा है, कभी पूछ देगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो 31 का आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूकरोड़ के अंदर की चक्रक धाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, पृथ्वी के आंतरिक भाग, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 32 का यहाँ आंसर हो जाएगा भूकरोड़ के अंदर की चक्रक धाराएं। ये जो है वह इसका आंसर हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में कौन है? नरौरा, कलपक्कम, तारापुर, कोटा। तो आपको जवाब देना है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र मुंबई के तारापुर में स्थापित किया गया था, जो 1969 से इसमें कार्य जो है वह प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर जो है 33 का वह सी हो जाएगा, तारापुर। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? SLV-3RSD-1, IRS-1D, इनसेट 2D। तो 34 का आंसर आपको बताना है। RSDI उपग्रह 31 मई 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। साथियों, यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का SLV-3 जो है अंतरिक्ष उपग्रह जो है यह नहीं है, और सब जो है वह उपग्रह है। जैसे IRS-1D 1997 में प्रक्षेपित किया गया था, तो यह आपको ध्यान में रखना है। 35 नंबर क्वेश्चन, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में, निर्गंधीकरण के रूप में। तो 35 का आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस को सल्फर मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग रासायनिक शस्त्र के रूप में किया जा सकता है। तो बी आंसर हो जाएगा, रासायनिक युद्ध। 36 नंबर जो है वह सुमेल है। आप यहाँ पर सुमेल को देख सकते हैं। बायोगैस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, DDT, निकोटीन। तो आंसर आपको यहाँ पर देना है कि कौन इसमें सुमेलित है। तो बायोगैस कीटनाशी यह सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार यह सुमेलित है। DDT यह 3 नंबर जो है वह सुमेलित नहीं है। निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, तो यह सुमेलित है। तो 2 और 4 जो है वह सही है। 2 और 4 विकल्प में डी में है, तो इसका आंसर जो है वह डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं एथिल एल्कोहल, एमिल एल्कोहल,
बेंजिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल। तो 37 का जवाब जो है वह मेथिल अल्कोहल होगा। यह एक रंगहीन द्रव है और अंधता जो है व्यक्ति की रोशनी, आँख की रोशनी इसी के वजह से चली जाती है। तो यह ध्यान में रखिएगा, डी इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो वह हम लोगों को पता चलेगा। ट्राई नाइट्रोटाइलून TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रेमीन, जिसको RDX भी कहते हैं, तो बहुत बड़ा विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो यह तीन जो हैं यह विस्फोटक हैं। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं है। इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो आपको जवाब यहाँ देना है 39 नंबर क्वेश्चन का, और 39 नंबर में सी आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। अब 40 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा और बना करके आप स्वयं आकलन कीजिएगा। मैं आंसर यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 40 का जो है वह ई आंसर होगा। 40 का आंसर जो है 24 आदमी जो है वह आंसर होगा यहाँ पर। तो ई 41 का आंसर जो है आप लोगों ने बनाया होगा, तो यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। 43 42 देखिए, 41 के बाद 42 और 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बतलाना है, बड़ा सा क्वेश्चन है। तो बी यहाँ पर जो है वह आंसर हो जाएगा 27,000। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, डी। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है 50। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो
तो उसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वह सी होगा, पुनर्मूल्यांकन। तो साथियों, 5वां सेट का यह पहला क्लास था जिसमें 50 क्वेश्चन जो है आपको दिया गया। 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने अच्छा बनाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 51 से लेकर के 100 तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आप लोगों से। बहुत बहुत शुभकामना।